खिलाफ कार्रवाई हो रही है और यहाँ भी चेतावनी दी गई है, कोई दागी निकलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए, उसका भी अगर जवाब का शौक है तो वहां से चालू करिए। सुनने का प्रयास करिए, सुनने का। आप ईमानदारी दिखाएंगे, आप ईमानदारी दिखाएं तो आप सब जवाब उसका भी दीजिए। मैं ये बड़ी अपेक्षा करता हूं आप सभी साथियों से, आप सभी बड़े सम्मानित हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनका भी जवाब देंगे ना कि मतलब खुद करे तो रासलीला। अपना सीना 56 इंच छा जाती है चुप्पी, अगर गुनाह अपने हो बात दूसरों की हो तो शोर बहुत होता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने इतनी बातें स्वयं के में झांकिए। सुनिए, बहुत आप ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो जरा जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर सोहन सिंह के हत्यारों को इंस्पेक्टर स्वयं दीजिए। यही स्थिति हो रही है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि स्वयं एनालिसिस करिए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को भारतीय पार्टी ने माला पहनाई थी। इतिहास गवाह है, बहुत लंबा समय नहीं बीता है मान्यवर। और जो आप जो कह रहे हैं ना विरासत कि आपको पुलिस विरासत में मिली, आपने क्या किया? आपने क्या किया? सिख भाइयों के हत्यारों को आपने किया क्या? 84 के दंगों से हाथ रंगे हुए हैं आपके। एक छोटा पेड़ गिरता है, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ये स्थितियां बनती हैं। 84 के दंगे को माला पहनाई थी चिन्मयानंद को। अरे भाई साहब, आपने क्या किया था? 84 के दंगों से आप तुलना कर रहे हैं? 84 के दंगे भूल गए? हजारों सिखों के कातिलों को आप चुनाव लड़ाते हैं, हजारों सिखों के कातिलों को भाई साहब भूल गए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और बिग बुलेटिन की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत एक बड़ी घटना को लेकर के आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर के पिछले 2 दिन से पूरा घमासान मचा है, पूरी सरकार हिल गई है और ये आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आई है। भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक को उसमें लिप्त बताया गया है। तो ये इस घटना पर हम चर्चा करेंगे। इस पर जो प्रारंभिक जानकारी है उस पर रोशनी डालेंगे। आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नेता नगर अध्यक्ष हैं विकास पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल पालीवाली। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वरुण त्रिपाठी हैं, पार्टी के युवक कांग्रेस के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और राधे श्याम श्रीवास्तव भी हैं। ये 6 लोगों का पैनल है, जिसमें हम आज बलिया की घटना का जिक्र करेंगे। और हमने जो आज की घटना का जो शीर्षक दिया है जो डिबेट का, वो यही है कि बिकरू से बलिया तक कितने दागी हैं पुलिस में, कितने दागी हैं। आज हमने जो प्रभारी मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कोई भी दागी हो, हमने यहाँ फरुखाबाद में भी कह दिया है, कोई भी दागी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज हम केवल वही बार बार दोहराएंगे कि बिकरू से लेकर के बलिया तक कितने दागी, और उस पर ही चर्चा केंद्रित होगी। ये जो घटना लेटेस्ट घटना है वो घटना बलिया के दुर्जनपुर गांव की है। और आप सब राजनीतिक लोग हैं, तमाम लोग जो है गांवों में कोटे को लेकर के बहुत विवाद की स्थिति बनती है, और विवाद की स्थिति के बाद में फिर प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोटे का चयन किया जाता है। तो ये व्यवस्था दुर्जनपुर गांव में थी और वहाँ उस बैठक में एसडीएम मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, बड़ी संख्या में दरोगा और सिपाही मौजूद थे, पुलिस बल मौजूद था। तो ये बड़ी व्यवस्था वहाँ थी। और जो उस वीडियो आए हैं घटना के सामने, वो बड़ा दर्दनाक है और सही बात भी है। बिल्कुल स्थिति कहीं जलियांवाला बाग कांड की कि सारे लोग हैं, जिसमें मासूम लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और
वहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगे, गोलियां चलने लगे, लोग अपनी जान बचा कर भागे, तो कोटा चैन तो अलग हो गया और वहाँ स्थिति अपनी जान बचाने को पड़ गई। तो ये उस घटना के वीडियो को लेकर के सामने आई है और शासन स्तर पर सीओ एसडीओ को सस्पेंड किया गया है, 3 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। तो ये कार्रवाई अभी तक हुई है और पूरी सरकार इस घटना को लेकर के हिली हुई है। और जो 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 मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो भाजपा का समर्थक बताया जा रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने जैसा होता है आमतौर पर इस तरीके की घटनाओं में, उन्होंने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जानकारी है लेना देना के मतलब ये भी नहीं होता है कि बहुत से लोग, भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर है और निचले स्तर तक है, तो और बूथ स्तर की भी कमेटी है, तो बहुत ज्यादा इसे स्पष्ट रूप से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो कई फोटो आए हैं उस आरोपी के सामने, जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, उसके कई आरोपी के फोटो आए हैं और ये मुख्य रूप से जो शीर्षक जो दिया गया है कि कितने बेकरू से बलिया कितने दागी, ये जो स्थिति है वो ये है कि उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसे छोड़ दिया। तो पुलिस ना तो उस घटना को रोक पाई और ना उस अपराधी को पकड़ पाई, उस आरोपी को पकड़ पाई, जिसने सरेआम पूरी दबंगई दिखाई, पूरा गांव का माहौल खराब किया और पूरे ये दिखाने की कोशिश की कि ना कोई शासन है ना कोई प्रशासन है। पूरी दबंगई से उस घटना को उसने अंजाम दिया और सरकार को भी कहीं ना कहीं कलंकित किया। भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं कलंकित किया। तो ये बहुत खराब स्थिति निकल करके सामने आई है और उसके बाद में अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है और जैसा कि होता है कि हर चीज में हमारे यहाँ जातियां ढूंढ ली जाती हैं, तो ये जातियां यहाँ भी ढूंढ ली गई हैं। जो मरने वाला है वो जयप्रकाश पाल समाज का है। पाल समाज के लोग अलग से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, झंडा पट्टी सब करने लगे हैं। तो ये स्थिति कुल मिलाकर के सामने आई है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस ओर लांछित किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग हैं, इस तरह के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है और वो खुलेआम इस तरह की दबंगई की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे और इस घटना में जो स्थिति पैदा हुई है वो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है, दर्दनाक है। और जिस तरह से वहाँ हत्या हुई है जयप्रकाश पाल की, उसको लेकर के ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल घटना होगी जब कुछ विवादित होगा, कहीं ना कहीं इन्वॉल्विंग होगी, तो सवाल तो शुभम तिवारी उठेंगे। शुभम तिवारी जुड़ गए क्या? शुभम तिवारी जुड़ गए? तो जुड़े सवाल तो फिर उठेंगे ही और जब सवाल उठेंगे तो सवाल के जवाब भी देने होंगे। ये मुख्य रूप से बात है। तो ये बार वही चीज है कि जो पुलिस की जो स्थिति निकल करके सामने आई है, पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, ये चीज बिकरू से बलिया तक बार दोहराई जा रही है। और ये जो बलिया की घटना हुई है उसमें उस आरोपी को पकड़ करके पुलिस ने छोड़ा है, वीडियो है उसमें कि किस तरह से उसे पकड़ा गया और उसके बाद में वो फरार दिखा गया। तो अनिल मिश्रा जी, क्या स्थिति लग रही कि ये सब जो चल रहा है, कहाँ तक ये दागी है, कहाँ तक क्या जो सरकार है वो बिल्कुल अक्षम हो रही है अनिल मिश्रा जी, कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिससे घटनाएं बढ़ रही हैं और हर जगह दागी निकल करके आ रहे हैं? शेखर जी, जब एक ही प्रकार की घटनाएं मिलती जुलती घटनाएं जिनका परिणाम हिंसा में हो रहा हो और उसके बाद में वो रोकी न जा पा रही हो, तो सरकार नहीं तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां पे जब कोटे का चयन हो रहा था
तो प्रशासन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कितना तनाव हो सकता है। उतने तनाव के ऊपर उतनी चौकसी, उतनी मुस्तैदी, उतनी सतर्कता नहीं रखी जा सकती। लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वहां का बिल्कुल फेल था। कोटे के चयन के दौरान इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस भी प्रशासन का एक अंग है, प्रशासन और शासन मिल करके जो है विकास से लेकर के सत्ता के सभी नियमों को और कार्यों को चलाते हैं, तो सबसे पहले तो ये पूरा फेल्योर है। नंबर 2, फिर वही लीपापोती, साहिल पे न था कोई जब डूब गया कोई, और साहिल पे है कोई जब डूब गया कोई। तो आप एक बात देखिए, फिर वही हो रहा है। और कितने विरोधाभास है। वहां का बलिया का विधायक कहता है कि साहब जो है वो अपने भारतीय जनता पार्टी का वो हमारा अपना आदमी था। खोल करके थाने जो है वो अपने आरोपी के परिवार की महिलाओं को लेकर के जाता है। अभी आपने कहा कि वीडियो में उसको, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा जाता है और कोई मंत्री बयान दे देता है कि साहब भाजपा से कोई ताल्लुक नहीं। आपके कहने से मान लेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। आप जो है वो अपने, उन्होंने कहा हमारी क्या जात पूछती हो मुन्नी, सिया के साथ सिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। वाह, एक खेल हो गया, खिलवाड़ हो गया है। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं बची हुई है। टोटल फेल्योर ऑफ सरकार है। और ये जो है वो अगर घटना हुई है और उसके बाद में सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है, अगर कहीं से 50,000 का इनाम घोषित किया है तो ये एक स्वीकृत है, मौन स्वीकृति है। अगर वहां पे पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो ये मौन स्वीकृत है कि हाँ वहां पे गलती थी प्रशासन की। आप अपनी गलती को स्वीकार भी करते जा रहे हो, आप अपनी गलती का एहसास भी कर रहे हो, आपका विधायक जो है खुल करके उनकी मदद भी कर रहा है, और उसके बाद में आप कहते हो कि बस भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हो? ये दोहरी नीति, ये दोहरे चेहरे, ये नहीं चलेंगे। मैं इतना कह दूं कि जासु राज में प्रजा दुखारी, ताबस, आगे मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि फिर उसके बाद में वही एक शब्द पकड़ लिया जाएगा। और वरना तो किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही सज्जन काफी थे। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही सज्जन काफी थे। अब हर जगह पे सज्जन बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा अब ये उनके ऊपर है कि वो जो चाहे शब्द जोड़ ले, जो चाहे इसका अर्थ लगा ले। लेकिन जंगल राज है, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। आम आदमी जिंदा है अगर तो या अपने भाग्य के सहारे है या फिर बिल्कुल दब करके केचुए की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। शासन का कोई इकबाल नहीं है, पुलिस का कोई इकबाल नहीं है, शासन का जो है टोटल फेल्योर है। मैं साफ लफ्जों में इन पे यह तोहमत लगाता हूँ, आरोप लगाता हूँ। शुभम तिवारी, देखिए, बिकरू से बलिया तक, बिकरू से बलिया तक कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है। अंधी सत्ता के हाथों से मासूमों को जान गंवानी है। ये स्थिति है यार उत्तर प्रदेश के अंदर, इस योगी राज में। ठंड है भगवादारी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब पलटेगी अपराध की गाड़ी यूपी में? अपराधियों की तो गाड़ी पलटी है साहब, अपराध की गाड़ी कब पलटेगी? आज मैं एक कोटेशन यहां पर दे रहा हूं, जो एक कोड किया है पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह जी ने। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि हाथरस से बलिया तक पुलिस की भूमिका शर्मिंदगीपूर्ण है। सत्ता का इतना भय है कि नेताजी के रिश्तेदार को कैसे पकड़ें। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को यह बात इंगित करते हुए बोल रहा हूं कि ये मैंने नहीं कहा है, पूर्व डीजीपी साहब का बयान है साहब, रिकॉर्डेड बयान है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस पहले पकड़ती है फिर भगा देती है। बलिया कांड में आपकी पुलिस सबूत मिटाने के लिए रात को बलात्कार पीड़िता का शव जला देती है। हाथरस कांड में आपकी पुलिस सरेंडर करने वाले को भागता हुआ दिखाकर गोली मार देती है। कानपुर की घटना में आपकी पुलिस के एसपी जब कानपुर कांड में थे, वो कहते हैं कि 3 दिन पूर्व ब्याही लड़की पर कोई अपराध नहीं बनता, फिर उस पर इतने केस लाद दिए जाते हैं। ये कानपुर कांड की बात है। किस किस बात की आप सफाई देंगे साहब? इतना सब होने के बाद, इतने अपराध हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने भरी सभा में हत्या की जा रही है। सत्ता के गुंडों द्वारा रात में षड्यंत्र के तहत लाशें जलाई जा रही हैं। योगी जी बोलते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जातीयता के आधार पर लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं ये पूछता हूं साहब, जब ये आरोप लगाते हैं तो खुद जाति के आधार पर शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जी का, उन्नाव में सेंगर साहब का,
कांग्रेस ने किसका, बढ़िया ने किसका बचाव कर रहे हैं योगी जी? ये भी बात को खुले तौर पर यहाँ सामने आनी चाहिए ना, कि अगर जो व्यवस्थाएं आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप आरोप लगा देते हैं। और देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बातें को साथ एक बात और जोड़ी, उन्होंने बोला कि अब जो है समाज को सामने आना चाहिए, समाज को इसके लिए बोलना चाहिए। मैं उनके इस कथन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहां बैठे प्रवक्ता से पूछता हूं कि उन्होंने किस समाज से कहा कि उनको आगे आना चाहिए? उसी समाज से कहा जो समाज रक्षा कर रहा है, या उस समाज से कहा कि जो समाज गोली खा रहा है? ये वो बड़ी बातें हैं जिसका जवाब अब जनता चाहती है। और एक बात जरूर बोलूंगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हम अगर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाकर आरोपी विपक्ष का व्यक्ति बना दिया जाता है। यहां तो स्थितियां साहब ये हो गई हैं कि हंगामे होते हैं यहाँ सच पर बोलने पर, झूठ बोलने पर यहाँ एहतराम होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहूंगा कि इस बातों का जवाब दें कि बिकरू से लेकर बलिया तक जहां पर पूर्व डीजीपी साहब प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर उनकी क्या व्यक्तिगत राय है? किसको आप आरोपित कर रहे हैं, किसको आप बचा रहे हैं? खुले मन से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये भयावह स्थिति जो उत्तर प्रदेश झेल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक खराब सोच का नतीजा है, जो आपके हाथों से आप पुलिस प्रशासन व्यवस्था खिसक चुकी है और प्रशासन के सामने गोली मारी जा रही है। कौन अपराधी और कौन सही, इसका फैसला कौन करेगा? साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। वरुण त्रिपाठी, वरुण त्रिपाठी बोलिए। जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इनका सत्ताधारी विधायक वहाँ का कहीं ना कहीं उसने जिसने कांड किया है उसी के पेपर में वो स्टेटमेंट दे रहा है। और आपके माध्यम से पता चला कि मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम को पूरी तरीके से रोकना चाहता है। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके लोग वहाँ भी शामिल हैं जहाँ बलिया में जो कांड हुआ उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। उसके बाद अभी इन्हीं के एक लीडर, बीजेपी के लोकल लीडर आज मारे गए हैं, उनका मर्डर हुआ है, तो उसमें भी बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। और अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई थी, लेकिन कहीं भी कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने कहा जब उस पंचायत में जो कोटे का चयन हो रहा था, वहाँ जब उस पंचायत में प्रशासन के लोग मौजूद थे, तो जब उसने गोली चलाई, जो उसकी हिम्मत थी एसडीएम के सामने, के सामने गोली चलाई थी, तो एक जो लोग लग रहा है इससे कन्या भले डर काहे को, तो उस मामले को खत्म करते हुए उसने बात और निश्चित बात आपने कही है कि पुलिस की संदिग्धता है। पहले पुलिस ने ये बयान दिया कि गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में डीआईजी साहब ने बयान दिया कि वो फरार है, उसको गिरफ्तार करने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं। ऐसे समय में जब पुलिस इस तरह के काम कर रही हो, तो कहां से ये प्रतीत होता है कि पुलिस कहीं न कहीं इंसाफ कर रही है? रात के अंधेरे में सब जला रही है पुलिस व्यापारी की हत्या करा रही है महोबा में, और जो जांच कर रहा है वो खुद अपहरण करने वाला है। और निश्चित तौर पर पुलिस विकास के मामले में भी पुलिस इन्वॉल्व थी। पुलिस निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में, और सबसे मजे की बात तो ये है कि 3.5 वर्ष, लगभग 4 वर्ष हो गए, ये सरकार आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाई कि ये भी सरकार है। कहीं भी सरकार का कोई इकबाल नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं। अगर किसी होम गार्ड के ऊपर कोई हमला करे या होम गार्ड के सामने कोई हमला करे, तो उसका मतलब है कि वो सरकार को चैलेंज कर रहा है। लेकिन कोई ऐसी गोली चलाए, कोई सीओ के सामने गोली चलाए, उसके बावजूद अपराधी फरार हो जाए और बता रहे कि भाजपा से उसका कोई नाता नहीं। भाजपा के एमएलए रो रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, और वो ये कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो पड़ा हुआ है, सरकार ने
पूछा कि आप मानते हैं अहिंसा के, तो उन्होंने कहा मानते थे, लेकिन वो जमाना चला गया जब एक साल आप गुंडा गाल करते हैं। आप बताओ कि अगर चौराहे पे आपके थप्पड़ मारा जाए तो आप क्या करोगे? तो पत्रकार कानून के पास जाएंगे? उसका नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप में क्षमता होगी तो आप उसे वहीं पटक के मारेंगे, और अगर क्षमता नहीं होगी तो आप चुपचाप चले जाएंगे, आप कानून के पास नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर इनके मुखिया को, इनके पूरे तंत्र को ये कानून पे कोई भरोसा नहीं है। वो लोग निश्चित तौर पर यही बेरिया कह रहे हैं विधायक क्रिया हुई, लोग आत्मरक्षा में लाइसेंस लेते हैं और इसीलिए उसने गोली चलाई। इंसाफ की लड़ाई में हम अकेले हैं, उसका ये कहना है। उसके पक्ष में, गोली मारने वाले के पक्ष में जो खड़े हैं वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गोली खाने वाला वो मतलब पीड़ित जो है वो नाइंसाफी कर रहा है, अपने न्याय मांग कर। तो हम तो ये कहते हैं, क्या राम राज्य में न्याय मांगना ही नाइंसाफी है और गोली मारना इंसाफ है? तो फिर कैसा राम राज्य और कैसी मानवता? पालीवाल जी, पालीवाल जी, तमाम सवाल उठे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। शेखर जी, जो भी घटना हुई है बड़ा निंदनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ा है, क्योंकि इस तरीके का वातावरण प्रशासन के सामने जो हुआ है, हमारी सरकार ने वहां जो भी तैनात पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और उनको पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने टीमें गठित की हैं, और निश्चित उनकी गिरफ्तारी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो हमारी पार्टी का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। तो होगी, सवाल तो ये है ना कि पकड़ के छोड़ क्यों दिया गया है? ऐसी कौन सी हमदर्दी थी उस धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ में जिसे पकड़ के छोड़ना पड़ा? तमाम पूरा वीडियो है कि उसे पकड़ करके छोड़ना पड़ा, ये सवाल है सबसे बड़ा। कार्रवाई तो होगी, वो तो हो रही है, लेकिन पकड़ करके छोड़ने वाले कौन से रिश्तेदार थे पुलिसकर्मी उस धीरेन्द्र प्रताप सिंह के? सवाल इस बात को उठ रहा है। बात ये है शेखर जी, कहीं न कहीं से पुलिस के लोगों का उससे कोई लगाव होगा, क्योंकि पुलिस के लोग वास्तव में ऐसे लोगों के साथ मिले रहते हैं जो दबंग किस्म के हैं, और उनकी दबंगता के कारण पुलिस भी अपने को ऐसा महसूस करती है कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, तो इस अपने जान का है भी इनके अंदर बना रहता है। इस कारण भी हमें लगता है उन्हें ऐसा लगा होगा कि कहीं अगर हमने सख्त कार्रवाई कर दी तो हम कहीं अपने जान से धोखा ना खा जाएं, ऐसा। यहीं पे शेखर जी, यहीं पे एक सवाल है, आप अनुमति दें। यहीं पे एक सवाल है, मैं अनुमति ले रहा हूं आपसे कि बकौल आपके जो आपने एक अभी तथाकथित बयान दिया, जिसमें कि आपने पुलिस प्रशासन का पूरा प्रवक्ता के बतौर एक आपने बयान दे दिया कि पुलिस घबराती है, पुलिस आतंकित होती है, पुलिस समझती है। तो अगर इतनी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के, आप इस वक्त के ऊपर प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, वैधानिक तौर पे आप प्रतिनिधि हैं, तो अगर सरकार ऐसा मान रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसका भंगी क्यों नहीं कर देती है? फिर तो अपने सहारे जिंदा रहे आदमी। पुलिस का अब भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक शब्द होता है इकबाल, पुलिस की वर्दी का इकबाल होता है, और वो इकबाल तब होता है जब शासन में शीर्षस्थ पद पे बैठा व्यक्ति उसकी जो है पूरी कार्यप्रणाली के ऊपर सहयोग भी करता है और अंकुश भी रखता है। लेकिन मुझे लगता यह है कि शासन का न तो कहीं से सहयोग हो रहा है पुलिस को और न कहीं से अंकुश है। और बकौल आपके, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये दे रहे हैं एक तथाकथित बयान कि पुलिस जो है दबंगों से घबराती है। पुलिस तो इसलिए कार्रवाई नहीं करती है कि कहीं हम मारे ना जाएं। तो क्या इतनी कमजोर हो गई है? आप जवाब दीजिए, क्या पुलिस इतनी निरीह हो गई है? बकौल आपके
मिश्रा जी, असल में इससे पहले भी बहुत बड़ा कांड हो चुका है। उस कांड की वजह से आपने देखा कि कितने पुलिस वालों के ऊपर ये कुछ अत्याचारियों ने हमला कर दिया और कई पुलिस वाले हमारे मारे गए। तो इस वजह से भी ये आपको संज्ञान में रखना चाहिए। उस घबराहट की वजह से भी सभी ये सोचते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित बना रहे। मतलब उस कांड की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस दहशत में है। आम आदमी दहशत में कम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा दहशत में है। पालीवाल जी, आप क्या कह रहे हो? जी बोलिए साहब, निश्चित तौर पर यह विषय बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इन घटनाओं के लिए शर्मिंदगी व्यक्त करता हूं और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर के सरकार से भी मेरा ये आग्रह है कि इस तरफ तत्परता के साथ एक्शन ले। दूसरा विषय मैं एक बात रखना चाहूंगा, ये पुलिस हमें विरासत में मिली है। मैं एक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा, ये पुलिस हमें विरासत में मिली है। और आप अगर देख रहे हो कि नित्य प्रतिदिन अगर कोई भी रवैया आ रहा है तो वो पुलिस की तरफ से ही जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो ज्यादातर समस्याएं पुलिस प्रशासन की वजह से योगी जी पर पे आरोप लग रहे हैं। दूसरा विषय, मैं शब्दों का उतना जादूगर नहीं हूं, मुझे शब्दों की उतनी परख नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। मैं अपने अनिल ताऊ जी से इस बात की अनुमति लेता हूं, अगर उसमें कोई शब्द ऐसा निकल जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। उसको लेकर के किसी भी व्यक्तिगत या किसी पार्टी के लिए नहीं है। मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करूंगा। जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। आप स्थिति समझिए, शासन जैसा होता है उसी हिसाब से पुलिस का इकबाल होता है। ये उदाहरण दिया गया था अभी मुझे यही इस डिबेट में हमारे विपक्षी साथियों द्वारा। वो भूल जाते हैं 2014 में रामवृक्ष यादव आपको याद होंगे, जवाहर बाग आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, और नहीं आपको याद होगा तो अनिल भैया हमारे याद दिला देंगे, पत्रकार साथी हैं, उन्हें बहुत कुछ याद रहता है। जवाहर बाग 2014 में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाते हुए रामवृक्ष यादव वहां रुकते हैं और किसके राजनीतिक दबाव में उन्हें वहां रुकने की परमिशन दी जाती है? जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये बात बहुत अच्छे से जानती है किसके दबाव में उन्हें रुकने की अनुमति दी जाती है और कैसे वो अपना वहां पे साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसकी परिणति 2016 में 29 लोग, 2 आला अधिकारी, 2 पुलिस के आला अधिकारी, 29 लोगों की जान जाती है उस प्रदर्शन में। आप समझिए कितनी दम से उत्तर प्रदेश में क्या क्या झेला है उस उत्तर प्रदेश में। और कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं विपक्षी साथियों, जितने भी यहां पे बैठे हैं अनिल भैया, कार्रवाई के नाम पे कांस्टेबल सस्पेंड नहीं किया गया था। एक कांस्टेबल, 29 आदमी मरते हैं जिसमें 2 पुलिस के आला अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी, और कार्रवाई के नाम पे एक कांस्टेबल भी सस्पेंड करना तो दूर, माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सीबीआई जांच तक की सिफारिश नहीं की इतनी बड़ी घटना की, जिसको लेकर के मजबूरी बस जो एसपी द्विवेदी थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी की याचिका पे हाईकोर्ट ने आदेश किया था। ये दर्द देखा है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने झेला है ऐसा शासन। उत्तर प्रदेश ने मुजफ्फरनगर देखा है, मुजफ्फरनगर के दंगे देखे जहां 62 आदमी मर जाते हैं और जो नहीं रेंगता है अखिलेश जी के कानों पर, सैफई महोत्सव में मस्त रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। उत्तर प्रदेश ने दादरी, सुन लीजिए, मैं डिबेट में नहीं देखा। आप बोलिए, आप ना बोलिए, अधजल गगरी छलकत जाए। सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए। आपके दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस आपकी थी, निर्भया के साथ गैंग सुबोध सिंह की हत्या भी हुई, देखिए उत्तर प्रदेश ने। आपको मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना, लेकिन आप में सुनने की क्षमता नहीं है। आप इसलिए बहस कर रहे हैं। आप चूंकि घिरे हुए हैं, आप मानसिकता के ग्रस्त व्यक्ति हैं, आप मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति हैं। आप सुनिए मेरी बात, इस बात को आगे ले जाना चाहूंगा कि यही इसी उत्तर प्रदेश ने आगे जरूर ले जाइए, लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा, मैं एक अनुरोध करूंगा सुबोध सिंह का भी जिक्र माध्यम से मैं एक अनुरोध करूंगा। नागपाल उत्तर प्रदेश ने देखा है। देखिए, करो
और इतिहास की भी अगर करो तो राष्ट्रीय नेता के संदर्भ में कोई चर्चा शब्दों का इस्तेमाल सही करे, वरना हम भी जो है जा सकते हैं उसके संदर्भ में। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री देखिए, विपक्षियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उन्हें सत्ता अपने से अब दूर नहीं बहुत दूर जाती दिखाई दे रही है। इस कारण उन्हें मुद्दे तो कोई मिल नहीं रहे हैं, वो एन केन प्रकारेण किसी भी मुद्दे को उठा करके मुद्दा बनाने के प्रयास में रहते हैं। लेकिन योगी जी की तत्परता ने ये प्रदर्शित कर दिया है, चाहे आपका आगरा का मामला हो, चाहे आपका बलिया का मामला हो, चाहे आपका बिकरू कांड हो, योगी जी की तत्परता ने यह प्रूफ कर दिया है कि ये सहने वाली और सुनने वाली सरकार नहीं है, कानों में ठेठ डाल के बैठने वाली सरकार नहीं है। ये तत्काल एक्शन करती है और जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर उपलब्ध थे बलिया में, सबको उठा के सस्पेंड कर दिया है विद एसडीएम के। ये 1 घंटा भी नहीं लगा और आप इस बात के जवाब दे सकते हैं जवाहर बाग कांड में क्या किया। 29 लोग मारे गए थे, 29 लोग, और किसकी सह पर वो लोग वहां पर जमे जमाए बैठे रहे 2 साल तक। हाईकोर्ट के आदेश पर निकाले गए, कोर्ट के आदेश पर निकाले गए वहां पर, और अखिलेश यादव जी की मनसा नहीं थी उन्हें वहां से निकालने की, कि आप बेहतरी से जानते हैं। दुर्गा नागपाल, आपको याद होगा, इस उत्तर प्रदेश ने देखा है कि कैसे दुर्गा नागपाल जी को खनन कार्रवाई करने के रूप में भुगतान करना पड़ा और ईमानदार अफसर को उठा के सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ जवाहर बाग में एक कांस्टेबल सस्पेंड नहीं किया जाता है, और एक बड़ी दिक्कत की बात है, गायत्री प्रजापति में जब आंच आती है तो दुर्गा नागपाल को उठा के सस्पेंड कर दिया जाता है। जब मुलायम सिंह जी यादव धमकी देते हैं कि दोबारा पीटे जाओगे अमिताभ ठाकुर, दोबारा पीटे जाओगे अमिताभ ठाकुर, ज्यादा मत ईमानदारी दिखाओ, तो उठा के अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश ने देखा है, ये इसी उत्तर प्रदेश ने देखा है। माननीय योगी जी की सरकार ने जितने त्वरित एक्शन लिए हैं, ये आज से पहले किसी सरकार ने नहीं लिए हैं। अगर लिए हो तो मुझे बता दिए जाएं। मैं इतना कहूंगा कि 100 इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, लोगों को नजर आते हैं सब उनके ही जैसे, जितने भी इल्जाम लगा लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा जब कभी वर्तमान की बात होती है, जब कभी वर्तमान मुद्दे की बात होती है, तो हमेशा इतिहास के ऊपर क्यों चले जाते हो। जितना कुछ हो गया मीठा मीठा खा और कड़वा कड़वा थू, जितना कुछ गलत हो गया उसके इतिहास में उदाहरण है, और जितना अच्छा हो रहा है वो आप कर रहे हो। मान्यवर एक जो है वो रखिए, मैं एक बात कह दे रहा हूँ, सुनिए, मैं एक बात समझ गया। तुलनात्मक अध्ययन तो होगा ना, तुलनात्मक अध्ययन तो होगा ना कि पिछले कक्षा में रिजल्ट क्या रहा और इस बार रिजल्ट क्या रहा। ये तुलनात्मक अध्ययन तो हर जगह होता है। अब तुलनात्मक अध्ययन, मेरी जानकारी तुलनात्मक अध्ययन जो है, तुलनात्मक अध्ययन हम भारतीय जनता पार्टी के अपने छोटों से और बड़ों से दोनों से सीख रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे और 3 बंदरों का एक अर्थ था, और आज क्या अर्थ हो गया है? आज अर्थ हो गया है कि आंख भी बंद रखो, कान भी बंद रखो, मुंह भी बंद रखो। तो तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें लग रहा है कि माननीय अखिलेश जी ने ज्यादा अच्छे से इसका अनुसरण किया था। आप बार बार अखिलेश जी की बात कर रहे हैं मान्यवर, मैं कह रहा हूं वर्तमान की बात करो, वरना मैं भी बात करना शुरू करूंगा अगर योगी जी की। देखो एक बात बड़ा साफ सुनो बेटा, कि मित्रों में बहस और शक्ति परीक्षण नहीं करते, और मैंने कभी नहीं की, लेकिन अनिल भाई जो हैं वो जब इसमें बहस में ला देते हैं तो हम इतना अवश्य ख्याल रखेंगे कि आपके राष्ट्रीय नेता के संदर्भ में हम टिप्पणी नहीं कर रहे, हम वर्तमान तथ्यों पे जा रहे हैं। हमने अभी तक ना योगी जी का नाम लिया ना मोदी जी का नाम लिया, तो टिप्पणी जरूर करो, खूब करो, मना नहीं कर रहे हैं। सरकार अखिलेश जी की बार लेकर के आ जाते हो यार। विकास जी मैं जवाब दूंगा, विकास जी जवाब आ रही है अब तक। जवाब दिल्ली में सुनिए तो आप लोग सुनिए, उसका भी अगर जवाब देने का शौक है तो वहां से चालू करिए, सुनने का प्रयास करिए, सुनने का। आप ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदारी दिखाएं तो आप सब जवाब उसका भी दीजिए। मैं ये बड़ी अपेक्षा करता हूं आप सभी साथियों से, आप सभी बड़े सम्मानित हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनका भी जवाब देंगे ना, कि मतलब खुद करे तो रासलीला, अपना सीना 56 छा जाती है चुप्पी, अगर गुनाह अपने हो बात दूसरों की हो तो शोर बहुत होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बातें स्वयं के में झांकी है, सुनिए बहुत, आप ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो जरा जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर सोमर सिंह के हत्यारों को
यही स्थिति चल रही है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि स्वयं एनालिसिस करिए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को भारतीय ने माला पहनाई थी। इतिहास गवाह है, बहुत लंबा समय नहीं बीता है मान्यवर। और जो आप जो कह रहे हैं ना विरासत कि आपको पुलिस विरासत में मिली, आपने क्या किया? आपने क्या किया था? सिख भाइयों के हत्यारों को आपने किया क्या? 84 के दंगों से हाथ रंगे हुए हैं आपके। एक छोटा पेड़ गिरता है, एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो ये स्थितियां बनती हैं। 84 के दंगे को माला पहनाई कि चिम्मेगन को। अरे भाई साहब, आपने क्या किया था? 84 के दंगों से आप तुलना कर रहे हैं। 84 के दंगे भूल गए? हजारों सिखों के कातिलों को आप चुनाव लड़ाते हैं। हजारों सिखों के कातिलों को भाई साहब भूल गए आप, भूल गए। हजारों सिखों से आप तुलना किसी व्यक्ति की कर रहे हैं। मतलब जो आपने किया वो ठीक किया। हजारों सिखों के कातिलों को, हजारों सिखों के कातिलों को गले लगाया, वो ठीक था। आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हजारों सिखों को 84 के दंगों के कातिलों को आपने गले लगाया, वो ठीक किया कांग्रेस भाइयों ने। आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात से हमें लग रहा है सहमत है? समाजवादी भाई साहब, हमें लग रहा है आप सहमत है कि जितने भी सिखों की हत्या हुई है उनके कातिलों को कांग्रेस समर्थन प्राप्त है, ऐसा आप मानते हैं? हमें लग रहा है तभी तो आप उस पर नहीं चाहते ना। अरे भारत सरकार समाज मतलब खुद करे उत्तर प्रदेश खुद के करनी का नहीं करना चाहते। सुनने के लिए पुलिस ने देखा है, देश ने देखा है कि कैसे कैग रिपोर्ट देता था और आपके यहाँ दबा दी जाती थी। इस देश ने सब देखा है भाई साहब। इस देश ने बड़े प्रदेश को देखिए, 84 के दंगे मत भूलिए। हम फिर कह रहे हैं आपको, मत भूलिए। इस देश में उससे बड़े दंगे नहीं हुए। इस देश में अगर इतिहास की इतनी शौक है तो वो भी अपने इतिहास में दर्ज करा के रखिए ना। मतलब अच्छा दर्ज कराएंगे और खराब किसके खाते में जाएगा भाई शुभम जी? हमारे कांग्रेस पार्टी ये बात है कि भाई खराब किसके खाते में जाएगा? विषय है, संवेदनशील विषय पर इस तरीके की नकारात्मक राजनीति ना करिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ में आता है कि मुद्दे हैं नहीं आपके पास। जनता के लिए लड़ना जानते हैं तो जनता विकास करने के लिए आए थे कि जनता को विकास करने के लिए आए नहीं, सरेंडर के लिए लड़ना जानते हैं तो जो आ जाए सत्या लो। चुनाव निकलने वाले चुनाव के टाइम निकले थे आप, चुनाव के टाइम भूल जाते हैं शायद ये बात आप। चुनाव के टाइम आपके माननीय राहुल गांधी जी चुनाव के टाइम विजिट करते हैं, जैसे विजिट नहीं होती है वैसे विजिट करते हैं, विजिट। अरे मान्यवर अभी आप बोलने दीजिए, रुक जाइए, बोलने दीजिए। विकास जी सुन भी लेना, रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ के। पुलिस विरासत में मिली, सेना, मिराज, सुखोई, ये सब बाढ़ नगर से झोले में लेकर आए थे मोदी जी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हमने घुस के मारा और पुलिस विरासत में मिली। दोहरा रवैया, ये क्या मामला? सुखोई, मिराज, विक्रांत, अग्नि मिसाइल, वो सब नेतृत्व का, आप सुनिए मेरी बात, जब आपने कहा है ये नेतृत्व का विषय होता है कि 90,000 किलोमीटर नेहरू दान में दे देते हैं और हम चाइना की चोटियों पे जाकर कब्जा करते हैं उन्हीं हथियारों से, उसी सेना से। ये सब मनोबल का विषय है कि ये आपकी पुलिस है कि आप जवाहर बाग में एक कार्रवाई नहीं करते हैं और हम जो है 24 घंटे नहीं बीतते हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हुए हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हम आपकी तरह नहीं है, जवाहर बाग पे एक आधा कांस्टेबल भी सस्पेंड किया हो तो हाथरस कांड पे भी हुई थी, हाथरस कांड पे भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई देख रही थी। नहीं है, आपके जैसे नहीं सोते रहे, आपके जैसे नहीं सोते रहे, सोना नहीं आता है हमें। शेखर जी, बलिया से बात शुरू हुई थी और ये ले गए मुजफ्फरनगर, फिर ये ले गए बाग पर। ये भैया जो बोया है वही तो काटेंगे ना आप, भैया जो बोया है वही तो काटेंगे ना आप।
बात नहीं सुनने देते ये सब नया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से हुए श्रीमान जी? कहने के लिए है ही नहीं इनके पास, चलिए, तो आज की इसीलिए ये हमारे गुमराह चर्चा करते हैं। को हम यही समाप्त कर रहे हैं। हमने सवाल उठाया था और ये सवाल अनुत्तरित रहा है कि बिकरू से बलिया तक कितने दागी। मुख्य बात यह है, हालांकि सुबह हमारी बात हुई है प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से, उन्होंने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। फर्रुखाबाद में भी हमने इस चेतावनी को दोहराया है कि फर्रुखाबाद में भी अगर कोई दागी है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसे चिन्हित किया जाएगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने वो ये सुबह घोषणा की है। आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, राधेश्याम जी का, शुभम तिवारी जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, विकास पांडे जी का और गोपाल पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम घोषणा करेंगे लीडर ऑफ दी वीक की। आप में से जिन सज्जन ने, जिन पार्टिसिपेंट ने अभी जानकारी और जो चीजें देनी है, जो चीजें हमने उल्लेख की थी वो चयन समिति को ना उपलब्ध कराई हो तो उपलब्ध करा दीजिए, सहयोग करिए हर चीज में। और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी की तरफ से कि किसी ने वो जो चीजें उपलब्ध करानी वो चीजें उपलब्ध नहीं कराई। एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए और हम लोग मिलके उन श्रीमान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे जिन्हें लीडर ऑफ द वीक चुना जाएगा पहली बार। तो आज के इस बुलेटिन के डिबेट में बस इतना ही। आप सबको शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे। कल के मतलब सोमवार को, रविवार को अवकाश रहता हम लोगों का। रविवार को फिर मिलेंगे नई डिबेट को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। लेकिन हमने अपने पार्टिसिपेंट से कहा है कि जो जानकारियां चयन समिति को उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध करा दें ताकि उनका काम आसान हो जाए और उन्हें आपको मार्किंग करने में पूरी तरह से आसानी रहे, सुविधा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे परसों। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ जय रात्रि। जगदम्बा। नमस्कार। शिवरात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।